हमारा MY है, बड़ा परसेंटेज वोट है, तो आपका TB है। तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, उन्होंने तो जामवंती जी से भी शादी करी। जैसे को तैसा जवाब देने के लिए मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। साइकिल पे आप भी सवार थे, आपके पिताजी भी सवार थे। बेगैरती इसलिए आपको है, कम से कम इस तरह तो नहीं कहना चाहिए था। कौन सी है वो परिवारवादी पार्टी है, वो कौन सी है परिवारवादी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा बीजेपी वालों को परिवार दे और उनका परिवार फले फूले, और जिनका परिवार ना हो उनके लिए मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, फिर इसमें ईश्वर का भी दोष नहीं। भाई आपने परिवार नहीं बढ़ाया तो इसमें कोई क्या करे। लेकिन जो जिस भाषा में समझता है, मेरी ये हमेशा से कोशिश रहती है कि उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश में, ओ माय गॉड, राज्यसभा सब तो ले लिया, उसके बावजूद भी आज इतनी दिक्कत है समाजवादी पार्टी से। आज़ादी के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ से जब देश भर में कांग्रेस की लहर थी, तो समाजवादी जिला था और समाजवाद हम लोगों के खून में दौड़ता है। कोई कहेगा कि मैं यादव हूँ इसलिए समाजवाद खून से दौड़ता है, तो इस बात को मैं झुठलाता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस देश के महान समाजवादी नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की उस बगिया का मैं एक फूल मात्र हूँ। आपने नेताजी का जिक्र किया। श्रद्धेय नेताजी हमेशा एक बात कहते थे कि अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ना। और हम जब कभी उस वर्णन को सुनेंगे, शंकर शिव विवाह सुनेंगे, तो उसमें सब हैं, आदिवासी भी हैं, राक्षसगढ़ भी हैं, देवतागढ़ भी हैं। कोई उचक के चल रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ के चल रहा है, कोई बैल से चल रहा है, कोई घोड़े से, कोई हाथी से, मतलब विविधताएं हैं। आप बार बार कहते हैं टीबी है, टीबी का क्या मतलब? आप कुछ सरेआम भाजपा के प्रवक्ताओं को बोल रहे हैं कि ये टीबी की पार्टी है। जो अपर क्लास है वो जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं और SC कम्युनिटी के लोग, ST कम्युनिटी के लोग, उनको हे दृष्टि से आज भी देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं परमिंदर अंबर, टॉक विद परमिंदर में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। आप सब जानते होंगे कि मनोज जी अपनी बेबाकी और अपनी एक भाषा के लिए जाने जाते हैं, जो भाषा बड़ी तीखी है, लोगों को उससे बुरा भी लग सकता है। तो वो जो भाषा है, इन्होंने बहुत सालों में और बहुत मेहनत से अर्जित की है। मनोज जी, टॉक विद परमिंदर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं, और जो आपने मेरा परिचय दिया और जिस अंदाज के लिए परिचय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। वैसे मैं जैसे को तैसा जवाब देने के लिए मैं अपने आप को महसूस करता हूं। ना तो मैं तीखा हूं, ना तो मैं कड़वा हूं, और ना ही मैं कोई ऐसा विस्फोटक हूं। लेकिन जो जिस भाषा में समझता है, मेरी ये हमेशा से कोशिश रहती है कि उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। क्योंकि बचपन से एक कहावत मैं सुनता आया हूँ कि जैसे को तैसा देना चाहिए। जी, मेरा पहला ही सवाल मनोज जी है कि आपका समाजवादी पार्टी से कैसे जुड़ा हुआ? आप समाजवादी पार्टी से किस तरह जुड़े? देखिए, मैं जिस जनपद से आता हूँ वो समाजवादी जिला रहा हमेशा से। बाराबंकी जनपद है मेरा, लखनऊ से सटा हुआ। आज़ादी के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ से जब देश भर में कांग्रेस की लहर थी, तो समाजवाद का परचम वहाँ पे लहराया, और लोकसभा सांसद राम सेवक यादव जी, जो बड़े समाजवादी नेता थे, वो जीते और लगातार 2 बार जीते। तो समाजवादी जिला था और समाजवाद हम लोगों के खून में दौड़ता है। कोई कहेगा कि मैं यादव हूँ इसलिए समाजवाद खून से दौड़ता है, तो इस बात को मैं झुठलाता हूँ। जब इस देश में सिर्फ एक विचारधारा थी और जो पूरी तरीके से ताकतवर थी, और वो थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो सबको लग रहा था कि कांग्रेस इज स्टार्ट एंड कांग्रेस इज एंड, कांग्रेस ही सब कुछ है। तब समाजवादियों ने कहा नहीं, तमाम सारे भेदभाव थे, उन भेदभावों की लड़ाई समाजवादियों ने लड़ी। उस दौर से हम लोग अपने आप को समाजवादी मानते हैं। अगर पुराने दौर से चलेंगे, वेदों पुराणों से, भगवत गीता से और उन सब से चलेंगे, तो वहाँ भी हम अपने आप को वंशज कहते हैं और हैं, वो भी समाजवादी रहे। उन्होंने कभी अपने जीवन में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, और समाजवाद हमको यही राह सिखलाता है। तो हम समाजवादी जिले से थे और समाजवादी हैं। और दूसरा मैं सबसे महत्वपूर्ण परिचय दूंगा कि मैं जिनकी संतान हूँ,
वो इमरजेंसी में जेल गए। जी, आपके पिताजी। मेरे पिताजी वो इमरजेंसी में जेल गए और मीसा के तहत उनको सज़ा हुई, और लेकिन वो शायद पहले व्यक्ति थे उत्तर प्रदेश में जिनकी 6 महीने में ज़मानत भी हो गई। और एक अचीवमेंट है ये कि वो लोकतंत्र सेनानी रक्षक के रूप में आज भी हैं ज़िंदा, और उनको पेंशन भी मिलती है। तो मेरे अंदर वो जो जुनून है वो शायद मुझे अपने पुरखों से मिला है, अपने पिताजी से मिला है, कि जहाँ अन्याय अत्याचार होगा वहाँ लड़ाई लड़ी जाएगी। और फिर हम सब इस देश के महान समाजवादी नेता जिनका सानिध्य मिला, जिनसे राजनीति सीखने को मिली, श्रद्धेय नेताजी, उनकी छत्र छाया में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस देश के महान समाजवादी नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की उस बगिया का मैं एक फूल मात्र हूँ, जिसने देखा कि अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ना है, कैसे समाजवाद को आगे ले चलना है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने महान समाजवादी नेता से सीखी। इसके बाद दूसरे, उनके न रहने के बाद इस देश के दूसरे महान समाजवादी नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की छत्र छाया में हम लोग आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं समाजवादी हूँ और आने वाले अपने जीवन की अंतिम सांस तक समाजवादी ही रहना चाहता हूँ। आप जो बात बोल रहे हैं कि आप अखिलेश जी को किस तरह देख रहे हैं, आपने एक जगह बोला कि अखिलेश जी आपके लिए भगवान की तरह हैं। तो आप लोग ये जो नायकत्व की एक जो सीढ़ी गढ़ रहे हैं, किसी व्यक्ति को भगवान बना रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नायक ही भगवान का रूप हो जाता है। आपने बिरसा मुंडा जी का, भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम सुना? आदिवासी कम्युनिटी में आए वो, और उन्होंने अपने समाज की लड़ाई लड़ी तब जब ना तो संविधान था, ना ही कोई अस्त्र शस्त्र था, और ना ही वो कोई राजा महाराजा थे, लेकिन उन्होंने उन जंगलवासियों, आदिवासियों की लड़ाई लड़ी। तो आज उनको लोग भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं और उनकी पूजा होती है। मैं अभी हाल फिलहाल झारखंड गया, मैंने देखा हर दूसरे तीसरे चौराहे पे उनकी हमको प्रतिमा मिली और बड़े श्रद्धा भाव से लोग उनकी पूजा करते हैं। गांव गांव मूर्तियां लगी हैं। एक तरीके से कह सकते हैं जैसे अंबेडकर जी की मूर्तियां उत्तर प्रदेश में आपको मिलेंगी, झारखंड में हर गांव, हर चौराहे पे भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति मिलेगी। तो नायकत्व का भाव ही ईश्वरत्व तक ले जाता है। आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? और मेरे महान समाजवादी नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मैं भगवान ही मानता हूँ। मैं एक निमित्त मात्र हूँ, बहुत छोटा अदना सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि पता नहीं कितने घरों का दुख वो समेटते हैं अपने अंदर, कितने कार्यकर्ताओं की तकलीफ को अपने अंदर ले लेते हैं। ये आज के दौर में बड़ा मुश्किल काम है। व्यस्तता है, लोग भाग दौड़ में हैं, कौन किसकी मदद करता है? एक बाप से जब बेटे अलग हो जाते हैं तो पिता भी अपने बच्चे की मदद नहीं करता है बुरे दौर में, बेटा भी अपने पिता की मदद नहीं करता है इस बुरे दौर में। तो हमारे नेता जिनके अंदर समाजवाद है, जिनके अंदर दया है, जिनके अंदर करुणा है, जिनके अंदर वो सोच है कि कैसे गरीब की मदद की जाए, यही रास्ता देश के महानतम समाज नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादियों को दिया है, उसको वो लेके आगे बढ़ना है। तो वो मेरे लिए ईश्वर तुल्य ही है। ईश्वर ही मैं इसलिए तुल्य करके कह रहा हूँ कि अगर आपका जो कष्ट हर ले वही तो भगवान होता है। तो उन्होंने बहुतों का कष्ट हरा है। आपके जहन में आप जो बात कह रहे हैं, आपने नेताजी का जिक्र किया। नेताजी की वो कौन सी स्मृति है जिसको आप याद करते हैं? कई सारी बातें हैं, लेकिन उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। श्रद्धेय नेताजी हमेशा एक बात कहते थे कि अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ना, जहाँ अन्याय हो वहाँ पे हमेशा लड़ना, कभी पीछे मत रहना। दूसरा, वो जो राजनीति का उन्होंने फॉर्मूला बताया, समाजवादियों का बड़ा फॉर्मूला है, खर्चा चर्चा चर्चा पर्चा। चर्चा खर्चा पर्चा, इस पे काम करना। तीसरी महत्वपूर्ण बात कही कि जो सताए हुए लोग हैं, जिसमें किसान, नौजवान और व्यापारी, छोटा व्यापारी, उनकी लड़ाई लड़ना। तो ये कई सारे ऐसे बिंदु हैं जो श्रद्धेय नेताजी की पाठशाला से हम लोगों ने सीखा
और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं, उसका जिक्र मैं आगे जरूर पॉडकास्ट में करूंगा। समाजवादी पार्टी को लेके मैंने एक बार एक बात कही कि आदरणीय नेताजी बड़ा अनुशासनहीनता कर देते हैं, लोग कार्यकर्ता धक्का मुक्की कर लेते हैं। तो वो बात मैंने हॉल में कही तो उन्होंने कहा कि ये शंकर जी की बारात है, इसमें सब कुछ है, जी, सब हैं, शंकर जी की बारात है। शंकर जी की बारात है। और हम जब कभी उस वर्णन को सुनेंगे, शंकर शिव विवाह सुनेंगे, तो उसमें सब हैं, आदिवासी भी हैं, राक्षसगढ़ भी हैं, देवतागढ़ भी हैं, कोई उचक के चल रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ के चल रहा है, कोई बैल से चल रहा है, कोई घोड़े से, कोई हाथी से, मतलब विविधताएं हैं और विविधताओं का एक जगह पे समावेश है, जो मेरे ख्याल से समाजवाद का उदाहरण है। तो भगवान शिव की बारात में ही समाजवाद था, अपर भी था, देवता भी थे, राक्षस भी थे, और गरीब भी था, अमीर भी था, जानवर भी थे, पक्षी भी थे, सब थे। भगवान शिव तो गले में सांप पहनते थे, वो भी थे। तो वो शंकर जी की बारात है समाजवादी पार्टी, तो उसमें सब कुछ समाहित है। और ये शायद अत्याचार, दुराचार, अनाचार के खिलाफ की लड़ाई समाजवादी लड़ते आए, हमारे पुरखों ने लड़ी और भविष्य में भी हम लोग लड़ते रहेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जी, मनोज जी जिस नारे का जिक्र कर रहे थे कि पहले चर्चा करें, फिर पर्चा निकालें और फिर खर्चा करें, ये जो नेताजी का बड़ा फेमस डायलॉग था। तो मेरा एक सवाल है कि मनोज जी, कुछ लोग कहते हैं कि मनोज यादव दरअसल ब्राह्मण विरोधी हैं। आप बार बार कहते हैं एक टीवी है, ये टीवी का क्या मतलब? आप खुद सरेआम भाजपा के प्रवक्ताओं को बोल रहे हैं कि ये टीवी की पार्टी है, तो कौन सी टीवी की पार्टी है भाजपा? नहीं, देखिए, मैं जातिवादी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं समाजवादी हूँ। मैं किसी भी जाति के व्यक्ति का अपमान नहीं करता कभी भी। जब कोई सवाल उठाता है तो उसका जवाब देता हूँ, उदाहरण के साथ देता हूँ। समाजवादी पार्टी को लेके कहा जाता है बीजेपी आरएसएस के द्वारा, और सभी ने कहा कि ये एमवाई की पार्टी है, मुस्लिम और यादव की। अच्छा, ये बताइए, क्या आप कोई स्टेट पूरे देश में बता सकते हैं जहाँ पे मुसलमान और यादव के दम पे सरकार बन जाती हो, बिना किसी थर्ड, किसी फोर्थ कास्ट के या वर्ग के सपोर्ट के? नहीं बन सकती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये एक ब्लंडर है और जनता को गुमराह करने का एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र को पर्दाफाश कैसे किया जाए, काउंटर कैसे किया जाए, या अगले से सवाल कैसे पूछा जाए? तो मैंने कह दिया, हमारा एमवाई है, बड़ा परसेंटेज वोट है, तो आपका टीवी है, ठाकुर और ब्राह्मण आपको ज़्यादा परसेंटेज में वोट मिलता है, तो आपकी टीवी पार्टी है। इसमें कोई बुराई नहीं, मैं किसी का। और मैं एक बात बता दूं कि मेरी इंटरकास्ट मैरिज है, तो मैं किसी का कभी भी जीवन में अपमान करना नहीं सोचता। लेकिन मेरा अपना दूसरा भी प्रिंसिपल है, अगर कोई मेरे वर्ग को, मेरी जाति को, मेरे समाज को, मेरी विचारधारा को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो मैं फिर उसको छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। आपने प्रेम विवाह किया है, निश्चित तौर पर। ये तो बड़ा कठिन काम है भारतीय सोसाइटी। बिल्कुल कठिन काम है ये। हम तो अपने तो घर से निकाला गया कि नहीं आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, एक बात बताएं, हमारा समाज जो है वो पढ़ा लिखा समाज है, और सबसे बड़ी बात, मैं जिस जाति से आता हूँ उस जाति में एक्सेप्टेबिलिटी है, वो एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को, कोई भी वर्ग हो। और तो हम तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। उन्होंने तो जामवंती जी से भी शादी करी। कौन आदिवासी थी वो? कौन सा ऐसा उदाहरण मैं बताऊं? हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, और समाज को, वही मैं कहता हूं ना कि हमारे सबसे पहले समाजवादी तो भगवान कृष्ण ही थे। उन्होंने जाति बंधन को तोड़ा उस दौर में, और बहुत तरीके से उन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए। तो प्रेम विवाह, मुझे लगता है कि जो लोहिया जी कहते थे, जो तमाम सारे समाजवादियों ने कहा, प्रेम विवाह से वो जो कथन है, रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए समाज के सारे तबकों से, जिससे कि आपस में विद्वेष खत्म हो, आपस में ऊंच नीच की भावना खत्म हो। इसलिए प्रेम विवाह किया, और भविष्य में मैं हमेशा चाहूँगा कि लोग प्रेम विवाह करें और सारे समाज किसी को ऊंचा और नीचा ना समझे। वो अलग बात कि जो अपर क्लास है, वो जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं और एससी कम्युनिटी के लोग, एसटी कम्युनिटी के लोग, उनको हे दृष्टि से आज भी देखते हैं। अगर कोई अपर क्लास से आप शादी कर लो तो उनके घर पे बड़े इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, बड़ी बातें होते हैं, परिवार त्याग देता है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। अभी आप कह रहे थे कि आपकी पार्टी को अगर कोई बुरा बोलेगा
आपके नेता को अगर कोई बुरा बोलेगा तो आप उसका करारा जवाब देंगे। तो आपने एक गौरव भाटिया हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, पहले समाजवादी पार्टी में थे वो। आपने उनको बोला कि टोटी से पानी पिलाएंगे, ये आपने राष्ट्रीय चैनल पे बोला, तो आपने क्यों ऐसा बोला? देखिए, वो हमारे नेता को लेके अब शब्द बोलेंगे, हमारे इस देश के महान समाजवादी नेता और देश ने दुनिया के महान समाजवादी नेता श्रद्धेय और आदरणीय नेताजी के खिलाफ उनके अपशब्द थे। जी। और बड़े गंदे शब्दों से उनके उन्होंने पिताजी बातें को कही, नेताजी ने बहुत कुछ बनाया। मैं उस बात का इसलिए जिक्र नहीं करूंगा कि ऐसे निचले स्तर की सोच रखने वाले व्यक्ति के बारे में मैं क्या बोलूँ। वो तो तात्कालिक रूप से एक मेरा उनको जवाब था और जवाब दिया, और मेरे ख्याल से वो बेशर्म लोग हैं। इस देश में एक बड़ी विडंबना है कि एक वर्ग ऐसा है जो बेशर्मी की पराकाष्ठा तक जाता है। उसको कहते नहीं है कि 100 जूते खा तमाशा घुस के देखे, वो वाले वो लोग हैं। उनको कितना भी आप जवाब दे दो, कितने भी दे दो, वो अपनी बेशर्मियत पे, वो अपने उस तरह के आचरण पे कभी पीछे नहीं हटते। और मैं कहता हूँ कि उन्हें कभी शर्म नहीं महसूस होती कि हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। वो कहते नहीं, बचपन में मैंने किसी से सुना था और सीखा था कि किसी से उतनी दुश्मनी करो कि सामने पड़ जाए तो नमस्कार बनने के लिए मुंह ना फेरना पड़े, कि हमें नमस्कार भी नहीं करना है। तो वो मेरे ख्याल से शायद उनकी सोच समझ, हो सकता है कोई पारिवारिक उनका रीजन हो, इसलिए वो इतना फ्रस्ट्रेट रहते हैं। अमूमन कोई प्रवक्ता पूरे देश में इतना फ्रस्ट्रेट नहीं रहता। विज्ञप्ति तमाम सारे सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है कि वो अपने पारिवारिक मैटर के कारण कुछ ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। इस तरह की बातें वो अक्सर बोलते हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनका पारिवारिक जो मैटर है वो सुलझ जाए और बीजेपी उनकी मदद करे। जी। तो मनोज जी, आप टीवी पर जब जाते हैं तो उसकी कोई तैयारी करते हैं कि ये आप अचानक ऐसा बोलते हैं? क्योंकि आप कई बार ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला हतप्रभ हो जाता है, तो आप इसकी कोई तैयारी करते हैं? नहीं, ये देखिए, प्रवक्ता का पद बड़ा मतलब तलवार की नोक पे धार पे चलने वाला होता है। हर पल कोई ना कोई नया सवाल, नया सब्जेक्ट, नया विषय आता है। तैयारी तो करनी पड़ती है, लेकिन मैं अमूमन थोड़ा सा बड़े वृहद तरीके से चीज़ों को सोचता हूँ और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन टॉपिक क्या है उस पे बहुत ज़्यादा, टॉपिक को सरसरी तौर पे देखना और फिर एजेंडा क्या है बीजेपी का, उस एजेंडे पे बात करना मुझे सबसे बेहतर लगता है। और मैं महसूस करता हूँ कि आंकड़ों पे बीजेपी बात नहीं करती है। मौजूदा सरकार आंकड़े पे ना तो कोई जवाब देती है और ना ही आंकड़ों पे कोई सवाल पूछती है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या थी? गुंडों की सरकार थी। इसमें कोई आंकड़ा नहीं प्रस्तुत करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या थी? यादवों की सत्ता थी। मतलब उसमें आप फैक्ट्स नहीं बताएंगे वो, तो फिर उसका जवाब फैक्ट्स थोड़ी नहीं हो सकता है। उसका जवाब तो फिर जो तुम नैरेटिव बिल्डअप करोगे तो हम आपका भी नैरेटिव हमारे पास तो क्या, समाजवादी हूँ तो मेरे पास फैक्ट्स रहते हैं। बिना फैक्ट्स के समाजवादी पार्टी नहीं बोलती, लेकिन बीजेपी हमेशा इस तरह की बातें बोलती है। और तमाम सारी चीज़ें इस देश में आंकड़ों के आधार पे पूछी जाती हैं, कही जाती हैं। बीजेपी इकलौता राजनीतिक दल है जो आंकड़ों पे कभी कोई बात नहीं करता, एक नैरेटिव सेट करता है हमेशा कि कांग्रेस है तो कांग्रेस इस तरह है, वो कौन सी है, वो परिवारवादी पार्टी है, वो कौन सी, वो परिवारवादी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा बीजेपी वालों को परिवार दे और उनका परिवार पले फूले, और जिनका परिवार ना हो उनके लिए मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, फिर इसमें ईश्वर का भी दोष नहीं। भाई आपने परिवार नहीं बढ़ाया तो इसमें कोई क्या करे। और इस देश की सकारात्मक इकाई है परिवार, इस बात को याद रखिएगा। भारत की पहचान पूरी दुनिया में सकारात्मक इसलिए है कि यहाँ पे एक मतलब परिवार मिलजुल के रहते हैं। बड़े लंबे लंबे फैमिलीज यहाँ इस देश में हैं। तो बीजेपी अपनी ही जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अभिन्न अंग है परिवार, उसको गलत कहती। तो मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि क्या ये जर्मनी और मनी की सोच के लोग हैं क्या, जो इस तरह की बातें ये लोग कहते करते नज़र आते हैं। तो भारत की मीडिया ने जो भारत का, आप जिसको बोलते हैं कि गोदी मीडिया है, आप तो मनुवादी मीडिया बोलते हैं, सरेआम आप बोलते हैं, तो ये जो भाषा आपकी है पत्रकारों को लेकर, पत्रकारों ने आपका बाइकआउट क्यों कर दिया चैनलों से? नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा, आपने ये सवाल पूछा। नहीं, एक और बात इसमें कि शहजाद पूनावाला ने आपको टीवी डिबेट में 2 बार बोला कि इनको चैनल पे मत बुलाइए। कई लोगों ने बोला, शहजाद ने तो ऑन एयर ये 2-3 बार बात कही और सुधांशु जी ने भी कहा, और सबने। मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ कि मैं पिछड़े का बेटा,
पिछड़ा यादव कम्युनिटी से आता हूँ। अमूमन पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में नैरेटिव बनाया जाता है कि यादव बड़े लड़ाका होते हैं, झगड़ा करने वाले होते हैं, उन पे फैक्ट्स नहीं होते हैं, ये सारी बातें करते हैं। तो मैंने हमेशा एक बात पूछी और लगातार पूछी बीजेपी से कि आपके पास क्या मेरे लिए सवाल नहीं है? क्या आपके 5 एंकर और सब मिला के मुझे घेर नहीं सकते जो आपने मेरा बाइकआउट किया? क्यों बाइकआउट किया? मैंने कभी आपके प्रधानमंत्री का अपमान किया हो तो बताओ? मैंने कभी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपमान किया हो तो बताओ? कभी मैंने बीजेपी के प्रवक्ता का अपमान किया हो तो बताओ? मैंने जो जैसा सवाल जिसने पूछा उसका वैसा जवाब दिया। मुझे बाइकआउट करके बीजेपी ने ये सिद्ध कर दिया कि बीजेपी के पास सवालों का जवाब नहीं है, और अगर कोई वोकल होके कोई थोड़ा सख्त लहजे से बात करेगा तो बीजेपी के प्रवक्ता बिल में घुस जाते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि शहजाद ने मेरे लिए कांटे बिछाए थे, उनके हिस्से में फूल नहीं आए। उन्होंने मुझे बाइकआउट कराया अपनी पार्टी से कह के, और मैं बड़ा खुश हूँ कि उन्होंने एक ब्राह्मण कम्युनिटी की एक जाति को जो बोला, और उसके बाद वो बोला था झा जी को बोला 1-2 करके पता नहीं क्या बोला, तो वो भी बाइकआउट हो गए। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी कोई वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, शहजाद भाई का बाइकआउट इसलिए हो गया कि पसमानदा मुसलमान है, पता है कि नहीं आपको? नहीं, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं। मैं तो ये जानता हूँ एक भारतीय हैं और सांस्कृत राष्ट्रवाद को ढोने वाले भारतीय थे। उनको बीजेपी आरएसएस एक मुस्लिम चेहरे के नाम पे और मॉडलिंग टाइप के प्रवक्ता के नाम पे उनको प्रेजेंट कर रही थी, लेकिन जिस तरह वो अपमानित हुए, मेरा तो क्या, मुझे किसी वो महत्वपूर्ण बात रह गई, मुझे किसी भी चैनल ने बाइकआउट नहीं किया, मुझे बीजेपी ने बाइकआउट किया। किसी भी देश के किसी भी चैनल ने मुझे बाइकआउट नहीं किया, क्योंकि उनकी टीआरपी आपसे बढ़ती थी। टीआरपी बढ़े ना बढ़े, निश्चित तौर पे डिबेट एक तरफा नहीं जाएगी। ये बात उन चैनल के मालिकों को भी मालूम थी, उन एंकर्स को भी मालूम थी कि बीजेपी का प्रवक्ता वन साइड डिबेट नहीं कर सकता है और नैरेटिव भी बिल्डअप नहीं करेगा। कुछ लोग इस बात से एक बात और निकल के आती है, हम आप कहते हैं गोदी मीडिया है, शायद मेरे ख्याल से गोदी मीडिया की भी कुछ मजबूरियां होंगी। उनके यहाँ ईडी आ जाएगी, अमूमन जो बोलते हैं उनके खिलाफ उनके यहाँ पहुँच ही जाती है, ईडी पहुँच जाती है, सीबीआई पहुँच जाती है, तमाम सारे केसेस खुलने लगते हैं। तो शायद बैलेंस कर रहे थे वो कि एक तरफा ना दिखे, इस वजह से किया। लेकिन मैं बीजेपी से 2 ही शब्द कहूँगा, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको लड़ना आना चाहिए। बैठे हो चाणक्य जी की टीम में, बैठे हो विश्वगुरु की टीम में, और एक मनोज यादव से डरते हो। शर्म आती है मुझे कि काहे के आप बुद्धिजीवी पार्टी, आप काहे के पार्टी विद डिफरेंस, काहे के लिए आपके पास गूगल बॉय, पता नहीं कौन से क्रोम वाले बॉय, सारे बॉय आपके यहाँ थे, और एक मनोज यादव पिछड़े के बेटे से डर गए। मुझे लगता है आज की डेट में पूरे देश में अगर किसी पार्टी के प्रवक्ता शानदार सवाल पूछते हैं और जानदार जवाब देते हैं तो वो इकलौता राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का हर प्रवक्ता अपने नेता के एक इशारे पे इस मजबूत डबल ट्रिपल इंजन की सरकार से बहुत ही वोकल होकर सवाल पूछता है। ये गर्व का विषय है समाजवादियों के लिए, पूरे देश के समाजवादियों के। किसी ने फोटो लगाई है, एक मनोज जी, एक बुद्धिजीवी थे, पिछड़े थे, फ्रैंक हुजूर, और वो फोटो शेयर किया है किसी ने अभी मुझे, बोला है कि मनोज जी से एक सवाल करिएगा कि किसी ब्राह्मण के घर में कोई मरता है तो अखिलेश जी चले जाते हैं, फ्रैंक हुजूर के मरने पर अखिलेश, मतलब उनकी जो डेथ हुई है उस पर अखिलेश जी क्यों नहीं कुछ बोले और गए क्यों नहीं? ये कठिन सवाल आपके लिए हो सकता है, नहीं, लेकिन कोई कठिन सवाल नहीं, बड़ा आसान सवाल है। लेकिन ये सवाल का जो टाइप है, जो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे जो वो गूंजा, चला, लहराया, वो दिस इज ए पार्ट ऑफ आरएसएस, बीजेपी षड्यंत्र, ये षड्यंत्र का एक हिस्सा आपकी है। पार्टी वाले भी मैं बता, अरे पार्टी का एक नैरेटिव बिल्डअप कर दो, तमाम लोग तमाम सारी चीज़ें करने लगते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि फ्रैंक हुजूर की जितनी मदद आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने की, उनको स्थापित किया, उनकी पत्रिका छपती थी और उनके परिवार की जो मदद की, वो सब कुछ मालूम है। मैं इस बात को तब तक एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक वैसे जैसे पूरी गोदी मीडिया ने एक नैरेटिव बनाया, इसमें तो 2-4-6 लोग हैं जो इस तरह की बातें किए। पूरी गोदी मीडिया ने एक बात बताई कि समाजवादी पार्टी ने आजम साहब की कोई मदद नहीं की।
और समाजवादी पार्टी ने 1 साल से ज़्यादा के समय तक इस कठिन सवालों का जवाब दिया। हमारे नेता ने भी जिस तरीके से जवाब देना चाहिए दिया, लेकिन हम सब ने इंतजार किया कि आजम साहब और उनका परिवार कब आए और कब वो जनता के सामने बोले। और वो परिवार आया, बोला, तब पता चला कि समाजवादी पार्टी ने अपना जी तोड़ समर्थन दिया आजम साहब को, और ठीक इस परिवार के बारे में भी। और जब चाहेंगे, आप जब चाहेंगे फ्रैंक हुजूर की फैमिली से आप पूछ सकते हैं, उनकी पत्नी है। ये सोशल मीडिया पे कोई 4 सवाल रेस करा दे या कोई ये बात करा दे, मैं उसके काउंटर में बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करूँगा, क्योंकि वो एक समाजवादी थे और एक राइटर थे और बहुत सारे विषयों पे उनका चिंतन था और अच्छे लेखक थे, उसमें दो राय नहीं। उनके परिवार की समाजवादी पार्टी लगातार मदद करती आई है और भविष्य में भी मदद करेगी जो हम कर सकते हैं। इन आरोपों से समाजवादी पार्टी कभी विचलित नहीं होती, क्योंकि हम अपनी हकीकत सत्यता को जानते हैं, भली बात पहचानते हैं। तो आप जो ये बात कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने बोला कि भाई एक परिवारवादी पार्टी है, मनोज यादव क्यों इतना परेशान है? टिकट तो मिलना नहीं है, चुनाव तो पार्टी लड़ाएगी नहीं, कोई परिवार का व्यक्ति लड़ लेगा, ऐसे लोगों ने कमेंट किए हैं। ये मेरे ख्याल से आरएसएस की क्लास का सिलेबस का भेजा हुआ सवाल है। 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, परिवार के कितने हैं बताइए आप? तो कितना % हो गया? वो जो 32 नंबर्स हैं वो कौन है? आप मुझसे ये पूछो कि वो जो 32 लोग हैं वो उसमें कितने राजे महाराजे घर के हैं, ये सवाल आप पूछो ना। उसमें से कितने एससी कम्युनिटी के हैं जो विदाउट रिजर्वेशन वाली सीट पे चुनाव लड़े हैं? वो कौन से मेंबर्स हैं, कौन निषाद कम्युनिटी का व्यक्ति है जिसके पास पर्चा भरने का पैसा नहीं था? आप ये सवाल पूछो कि वो कौन सा प्रत्याशी था जिसके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं थे। समाजवादी पार्टी ने उसको चुनाव लड़ाया, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, पूरी पार्टी ने उनकी मदद की। ये सवाल पूछे ना। ये सवाल क्या होता है कि उनके परिवार के लोग हमको नंबर, तो क्या 32 लोग राजे महाराजे थे क्या, या सब परिवार से थे? या मैं विधायकों की बात करता हूँ, 100 के करीब विधायक हमारे हैं। अब उसमें से कितने लोग घर के हैं? आज की डेट में कितने विधायक हमारे घर के हैं? 2। अभी एक उपचुनाव हुआ, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, तो यानी नंबर 2 सिर्फ 100 में 2। 98 कौन लोग हैं? आरएसएस के आंखों से अंधा हो गया क्या, या दिमाग से पैदल हो गया जो उसको समझ नहीं आता है इस तरह की बात करके? अरे परिवारवाद पे गाली दोगे तो मैं जानता हूं कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां ही नहीं होंगी, फिर तब क्या करोगे? वंश तुम्हारा नहीं बढ़ेगा आगे। भाजपा में भी लोग हैं परिवार। नहीं, मैं नहीं कहता भाजपा बनाए ना बनाए, हम कहते वो सारे ऐसे ही प्रधानमंत्री बनाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश गर्त में तभी जाएगा जब बिना बाल बच्चे वाला प्रधानमंत्री बनेगा। ये बात आप लोग नहीं उठा सकते हैं, आप नहीं पूछ सकते हैं। आपको आपके प्लेटफॉर्म पे बीजेपी का कोई व्यक्ति नहीं आके जवाब देगा, वो डरते हैं। मैं कहता हूं सत्यानाश हो जाएगा उस देश का, जिस देश में जिस प्रधानमंत्री पद पे, मुख्यमंत्री पद पे बिना बच्चे, बिना बीवी वाला व्यक्ति बैठ जाएगा, उस प्रदेश का पूरा नाश होना तय है और उस देश का नाश होना तय, जैसा कि हम आप देख रहे हैं। देश जो पूरी दुनिया में गूंजता था, विश्वगुरु ना होते हुए भी विश्वगुरु आज की डेट में तका, क्योंकि हमारे पास बाजार था, हमारे पास तमाम सारे विकसित देशों के सामान खरीदने की क्षमता थी, लोग हमारा सम्मान करते थे। अब तो बेड़ियों से बंध के आ रहा है, विश्वगुरु का ये डंका है जो बजा रहे हैं। ये बात भी बीजेपी के लोगों से पूछना, वैसे हमारे यहाँ अशुभ माना जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे इस मीडिया और इस समाज ने नहीं इस बात को एक्सेप्ट किया कि जिसके बाल बच्चे नहीं होते हैं उसको पीछे खड़ा किया जाता है, इस देश के सबसे बड़े पद पे बैठा दिया। मनोज जी, आप लोग संविधान बचा रहे हैं अभी, संविधान बचा रहे हैं, तो सचमुच आप लोग संविधान बचा रहे हैं? आपकी पार्टी ने तो SC/ST बिल फाड़ दिया था, इस पर आप लोगों की क्या राय है? नहीं, समाजवादी पार्टी ने कभी संविधान विरोधी काम नहीं किया। नहीं, ये कभी भी कौन नहीं सा किया। काम है? कभी भी नहीं किया। ना। देखिए, एक बात थी, SC/ST में प्रमोशन में आरक्षण की बात थी। समाजवादी पार्टी का उस वक्त ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो ये था कि आदेश के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन उस दौर के बाद जब समाजवादी पार्टी को ये रियलाइज़ हुआ कि प्रमोशन में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस की मानसिकता के लोग बैठे हैं और ये सोच भी आरएसएस की मानसिकता के लोग के जरिए ही फैलाई जाती है,
चूक हुई होगी, लेकिन सरकार का दायित्व तो होता है कि सरकार अगर कोई फैसला आ रहा है उसका सम्मान करे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा। किसको? SC ST कम्युनिटी को और बैकवर्ड कम्युनिटी को, जो ओबीसी है। तो मुझे लगता है कि जिस दिन आएगा उस दिन उत्तर प्रदेश में दिवाली मनेगी, सच्ची वाली, अच्छी वाली। दिए जलेंगे विदाउट गिनती वाले। एक कुछ राजनीतिक दल हैं जो गिनती वाले दिए जलाते हैं, कहते हैं इतने लाख दिए जले, इतने लाख दिए जले। हम वो दिए जलाएंगे जिनके नंबर्स किसी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के रिकॉर्ड में भी नहीं दर्ज हो पाएंगे। इतने दिए जलाएंगे और वो समय आने वाला है। देखिए, एज ए विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी ने उस लड़ाई को लड़ा है, लगातार लड़ा है, उन छात्रों का दिया है। और वो अभी GDC के अंतर्गत है, उसमें वो सारे लड़के लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनका सपोर्ट कर रही है। निर्णय सरकार उसको डिले कर रही है। मैंने अभी हाल फिलहाल एक छात्र से बात की थी जो अभ्यर्थी था। वो कह रहा था कि हम लोगों को डेट पे डेट दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, डेट पे डेट 15 डेटें दी जा चुकी, यानी कि उसको लेंदी बनाया जा रहा है, उसको टालने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये टलता रहे। अगर इस देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैकवर्ड के हित वाले 4 जज भी होते तो पहली डेट में हो जाता। ठीक वैसे जैसे EWS बिना कुछ कमीशन बने ही हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, EWS का नाम आप ले रहे हैं, आपकी पार्टी ने सपोर्ट किया है? नहीं, हम विरोधी नहीं है गरीब के। बात आप नहीं, आपका मानना है कि WS आरक्षण मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई वर्ग ये कह रहा है कि हमारे भी वर्ग में गरीब लोग हैं तो हम उसका बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं। समाजवाद का मतलब है गरीब को अच्छे जीवन की तरफ लाना। लेकिन आरक्षण का मतलब तो नहीं है ये। ये मानसिकता, संघी मानसिकता के लोग कहते हैं कि आरक्षण का मतलब कब्जेदारी, आरक्षण का मतलब लोगों को एम्पावर करने का नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये संघ में ये नफरत जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये RSS कह सकता है, BJP कह सकती है, समाजवादी पार्टी इस बात का समर्थन करती है कि अगर कोई गरीब है, सताया हुआ व्यक्ति है, तो समाजवादी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ेगी। अगर हम भी उनकी तरह भाषा बोलने लगे तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? नहीं, आप कह रहे हैं EWS आरक्षण होना चाहिए। आप सीधा मैं जवाब कह रहा दीजिए। हूं कि अगर कोई गरीब है तो उसको मजबूत और सशक्त बनाने के लिए जो रास्ता बंद पड़ता है उसको बनाना चाहिए। पर ये तो संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, संविधान में हो सकता है, उसका बहुत सारी चीज़ों का समीक्षा ढंग से उस वक्त उस दौर में ना हो पाई हो। नहीं, कुछ लोगों का तर्क है कि आरक्षण कोई आर्थिक योजना तो है नहीं कि पैसा बढ़ाओ योजना है। ये तो सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए आरक्षण लागू हुआ था। देखिए, डिस्ट्रैक्ट करना RSS का काम है। ये बात आप लोग भली बात समझ लीजिए। मैं एक सवाल खड़ा करता हूं आपके इस पॉडकास्ट में, जवाब पूछिए जनता से। बहुत कम लोग पूछते हैं RSS सिर्फ भगवान राम के साथ ही क्यों है? हर जगह राम ही क्यों? मेरा सवाल है। और ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं, मैं कृष्ण वंशज हूं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इस देश में कोई कहता है 33 करोड़ देवी देवता हैं, कोई कहता है 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन फिर भी अगर नंबर्स पढ़े जाएंगे तो इस सब देवता हैं, सब भगवान हैं। सूर्य भी देवता है, चंद्र भी देवता है, और जल भी देवता है, वायु भी देवता है, अग्नि भी देवता है, और शिव भी देवता हैं, माँ पार्वती भी हैं, माँ गौरी भी हैं, माँ दुर्गा भी हैं, सब हैं। तो भाजपा काहे के लिए इकलौते भगवान राम की क्यों प्रचार में लगी है? ये भी सवाल होना चाहिए। क्यों? आखिर क्या कारण है? दूसरे किसी ईश्वर का नाम क्यों BJP नहीं लेती है? और मैं जानबूझ के इसलिए बात को कह रहा हूं, आप हो सकता है मुझसे वो सवाल ना पूछें। हमारे सदे नेताजी ने सफाई में हनुमान जी की बहुत विशालकाय प्रतिमा लगाई, भगवान कृष्ण की भी लगाई। अब भगवान कृष्ण का और बजरंगबली का तो कोई नाता है नहीं। नहीं, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि उनके रथ पे वो लगा था, लेकिन वैसे तो नहीं था। शक्ति का प्रतीक है, तो दोनों चीजें हमारे यहाँ थी। और हमारे देश के मैं तो ये सब मानता नहीं। अगर आप मैं ये सब नहीं मानता। नहीं, मैं ना मानने वाला और मानने वाला कौन होता हूँ? जी। ये देश बहुमत से चलता है। हाँ।
तो वही तो सम्मान एक बड़ी आबादी इस देश की आस्थावान है, और जब तक देश की जो लोग हैं वो किसी चीज से नहीं हटेंगे तब तक हम आप कुछ नहीं है। मैं ईश्वर को मानता हूं, भगवान को मानता हूं, गॉड को मानता हूं, अल्लाह को मानता हूं, वाहेगुरु को मानता हूं, भगवान बुद्ध को मानता हूं, प्रकृति की कण कण में व्याप्त हर ईश्वर, हर उस सूक्ष्म ताकतवर अणु परमाणु सबको मानता हूं। क्यों मानता हूं? मैं इतना बड़ा खोजी व्यक्ति हूं ही नहीं कि मैं खोजूं कि भगवान है कि नहीं है, और मैं मुझ में इतनी भी ताकत नहीं कि मैं ईश्वर को ले आऊं। ये तो मैंने तमाम सारी किताबों में पढ़ा है कि लोग तपस्वी तपस्या करते थे और भगवान आके उनको आशीर्वाद देते थे। अब हमारे प्रधानमंत्री तपस्या पता नहीं कौन सी किए थे, 35 साल भिक्षा मांगने वाली, कि वो भगवान राम को लेके आए, शायद उनसे खुश होके आ गए होंगे, ऐसी ही कुछ बात होगी। तो मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी एक मंदिर का निर्माण करवा रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उस मंदिर का जिक्र आया तो एक सवाल इस पे पूछ लेता हूँ। मैं वही जवाब दे रहा हूँ, आप सवाल मत पूछिए, मैं ऐसे ही जवाब दे रहा हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वहाँ के केदारनाथ धाम के पंडित पुरोहितों ने इसका विरोध किया कि अखिलेश यादव जी क्यों ये मंदिर बनवा, तो हम अपना मंदिर, एक सेकंड, तो मैं चाहता हूँ कि किसी दलित को, किसी पिछड़े को अपमानित ना होना पड़े। हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवाद के महान नेताओं में से आज एक, जो लड़ाई समाजवाद की लड़ रहे हैं, उनकी ये सोच है कि किसी दलित पिछड़े को, गरीब किसान मजदूर के बच्चे को मंदिर में जाने के लिए अपमानित ना होना पड़े। हमने अपना मंदिर बना लिया, और मंदिर कोई किसी के जेब से नहीं बना है, जनता के पैसे से मंदिर बना, जनता के लिए बना है। और एक बात बता दूं, मैं कह दूं या कोई भी कह दे, कोई ना कोई शक्ति तो है जो देश को चलाती है। ये कौन बाबा हैं जो विरोध कर रहे हैं उस मंदिर का? ये केदारनाथ धाम के जो है, ये वाया मुख्यमंत्री धामी के हवाले से आया है। नहीं, ये बाबा हैं या ये चोर हैं, मेरी शब्दों में चोर हैं। और पूछे क्यों? वहाँ सोने, कितने टन का सोना गायब हो गया, उस पर अभी तक कोई फैसला ही नहीं आ पाया, कोई गिरफ्तारी ही नहीं हुई। तो चोर हैं सारे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, चोर लोग ऐसे ही कहते हैं, और उनके लिए लूट का स्थान है। समाजवादी पार्टी के लिए वो मंदिर आस्था का आपको स्थान नहीं है। लगता है कि एक महाविद्यालय बन सकता था, एक यूनिवर्सिटी बन सकती थी? लोग तो तर्क देंगे ना कि संविधान की आप बात कर रहे थे, एक यूनिवर्सिटी बना सकते थे, आप फिर आरएसएस वाला एक सवाल पूछ संस्थान रहे बना हैं। सकते थे, आप मंदिर क्यों बना रहे हैं? आप आरएसएस वाला सवाल पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में 4 बार की सरकार है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कन्या विद्यालय, चाहे वो इंटर कॉलेज हो चाहे डिग्री कॉलेज हो, सबसे ज़्यादा अगर कोई बनवाया तो समाजवादियों ने बनवाया। हमारे नेता श्रद्धेय नेताजी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बने। सबसे ज़्यादा महाविद्यालय में, सबसे ज़्यादा इंटर कॉलेज, और उन्हीं के नेतृत्व में एजुकेशन के सिस्टम को मजबूत किया गया, उच्च शिक्षा को भी मजबूत किया गया। तो वो सरकारी काम है, वो सरकारी, हमें व्यापार थोड़ी नहीं स्कूल खोल के करना है, सरकारी स्कूल खुलेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही है, ध्यान दीजिएगा, हाल फिलहाल अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला सबसे बड़ा काम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन के स्तर को दुरुस्त करेंगे, बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे। तो हम सरकारी मामला करेंगे ना, क्यों पर अब सरकार का मंदिर थोड़ी नहीं बनाएंगे कि हम चलें सरकारी मंदिर बनाना शुरू करें, उस पर राजनीतिकरण हो। आप लोग कुछ अलग मंदिर बना के कुछ करना चाह रहे हैं? हम ज्ञान का मंदिर बनाएंगे। पूरी सरकार जिस दिन हमारी बनेगी उत्तर प्रदेश में, उस दिन पूरे दुनिया में ये एग्जाम्पलरी होगा, ठीक वैसे ही कि पूरे दुनिया में आज तक किसी देश ने इतने लैपटॉप नहीं बांटे। लैपटॉप तो एजुकेशन का एक माध्यम है ना, डिजिटल इंडिया बनाने का एक माध्यम है। हमारे नेताजी ने किया ये, तो आने वाले समय में हम एजुकेशन के भी सिस्टम को, हमारे नेताजी बहुत बेहतर तरीके से मजबूत करेंगे। इसलिए मंदिर सरकारी नहीं बनाएंगे, स्कूल सरकारी बनाएंगे। इस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका कि उनके परिवार ने इस बात को कहा। एक बात नहीं भूली गई है और न कभी भविष्य में भूली जाएगी। मरते दम तक समाजवादी पार्टी, हमारे लीडरान और हमारी वैचारिकी नहीं भूलेगी कि आजम साहब पे जो अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार को समाजवादी पार्टी का एक एक नेता याद रखेगा। उनकी मदद तो हम लोगों ने जितना हमारे नेता के अंदर सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य के आधार पे किया है।
हमारी सत्ता नहीं है, फिर भी उनको हमने बचाने का अथक प्रयास किया है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी का ये अत्याचार कभी नहीं एक एक समाजवादी भूलेगा। बदले की भावना से समाजवादी पार्टी कार्य नहीं करती, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। लेकिन एक बात मैं बड़ी हिम्मत से कह रहा हूँ, बिना अपने नेतृत्व से पूछे, कि अब कोई बचेगा भी नहीं। अगर आपने अपराध किया है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, तो उसकी सजा कानूनी तौर पे समाजवादी पार्टी जरूर दिलाएगी। ये वादा है मेरा। जी, सरकार बनेगी क्या आपकी अब? आप नंबर पूछो तो मैं बताऊं। 2027 में कितने नंबर आएंगे हमारे? 2027 में 275 समाजवादी पार्टी का फाइनल रिजल्ट होगा। 275 सीटें किसी भी हाल में। इससे अगर कम होंगी तो आप मुझे कहीं बैठाल के मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा। 275 से नीचे आंकड़ा नहीं आएगा। और आप इस बात के गवाह हैं कि आप दिल्ली के ताज होटल में थे, मेरे कार्यक्रम में आप बैठे थे। मैंने कहा था उस वक्त, 28 मार्च 2024 की बात है, मैंने ये बात कही थी कि बीजेपी अगर 40 सीट जीत लेगी तो बहुत बड़ी बात होगी। कितनी जीती? 40 के अंदर जीती ना जीती? तो मेरा अपना आकलन है, हमारी पार्टी ऑन द ट्रैक है। और हमारे महान समाजवादी नेता आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी, वो हर रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि बीजेपी को हराया जा सके। उसका परिणाम आप सब ने 2024 में देखा। भविष्य में भी आपको देखने को मिलेगा कि समाजवादियों ने कैसे परचम लहराया। अब इनकी चली चलाकी बेला है, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये समाजवादी पार्टी को बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। मतलब हम सत्ता में नहीं, परीक्षा हमारी पार्टी की होती है हमेशा। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप जवाब दीजिए। अमूमन ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के कई सारे 4 खंडों में बटा हुआ उत्तर प्रदेश है। पश्चिमांचल बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं, रोहेलखंड बोलते हैं और बुंदेलखंड बोलते हैं, और एक अवध प्रांत भी कहा जाता है। अमूमन यही 5 हैं। लोगों का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी सबसे कमज़ोर अगर 5 खंडों में है तो वो बुंदेलखंड में थी। बुंदेलखंड में 4 सीटें थीं लोकसभा की। कितनी जीती समाजवादी पार्टी? 3। एक झांसी हम हारे। 4 में 3 कैसे जीते? बिना काम के, बिना रणनीति के, बिना हमारे यूथ की मेहनत के, ऐसे ही जीत गए। मतलब भगवान ने कहा तथास्तु, जीत गए ऐसे ही, वो भी भाजपा के सामने। डबल इंजन की सरकार और बेईमानी की पराकाष्ठा के महानतम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम ऐसे ही जीत गए। ये हमारे महान समाजवादी नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की रणनीति के कारण जीते। इसी यूथ ने काम किया, इसी यूथ ने इनकी हवा निकाली है, इसी यूथ की सूझबूझ ने हमें इतने मार्जिनल वोटों से जिताया है। झांसी भी जीत लेते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर कांग्रेस अच्छा प्रत्याशी उतार देती। अच्छा प्रत्याशी नहीं उतारा। कांग्रेस के लोग तो आपकी पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो तो उनकी राजनीति है, इमरान मसूद लगातार बोल रहे हैं। वो अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनकी हैसियत नहीं कि वो दोबारा सहारनपुर में बिना समाजवादी पार्टी की मदद के कभी विधायक भी बन जाएंगे। मैं अमूमन कभी भी कांग्रेस के नेताओं को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन अगर वो हमारी पार्टी, हमारे नेता की बुराई करेंगे तो उनके लिए जवाब यही है मेरा। कांग्रेस तो कह रही है अगर हम लोग गठबंधन में नहीं होते तो आप जीतते ही नहीं। तो काहे के लिए छत्तीसगढ़ नहीं जीते? काहे के लिए मध्य प्रदेश नहीं जीते? काहे के लिए राजस्थान नहीं जीते? काहे के लिए उत्तराखंड नहीं जीते? काहे के लिए हिमाचल नहीं जीते? काहे के लिए पंजाब नहीं जीते? काहे के लिए जम्मू कश्मीर में नहीं परचम लहरा दिया? अरे कुछ तर्क वाली बात की जाती कि कुतर्क किया जाता है। राजनीति में कुतर्क का स्थान मतलब होता है बीजेपी की तरह राजनीति करना। समाजवादी कभी कुतर्क नहीं करते हैं। समाजवादी बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, एग्जाम्पलरी के साथ बात करते हैं। कांग्रेस के पास क्या तर्क है? कांग्रेस क्या कहेगी? लेकिन इतना मैं जानता हूं, कांग्रेस के बड़बोले नेता ही कांग्रेस की लुटिया डुबाते हैं, इसमें दो राय नहीं। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, खड़गे जी, दे आर लीडर, और वो
भारत के लिए काम करना चाहते हैं, देश के नागरिकों के लिए काम करना चाहते हैं। जो मैं एक बात का मुरीद हूं कि कैसे राहुल जी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि दूसरा कौन सा नेता है कांग्रेस में जो बात करता हो? दूसरा नेता से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। हाँ, खड़गे जी बात कर सकते हैं, राहुल जी बात कर सकते हैं, दूसरा कौन सा नेता है उस लेवल वाला, अपर क्लास वाला, जो जाति जनगणना की बात कांग्रेस की तरफ से करता हो? करोगे नहीं हो, मिठाई खाना चाहते हो? अरे पढ़ो तो मंत्र पढ़ोगे तब ना आएगा, प्रसाद पंचामृत बटेगा, पंजीरी मिलेगी, बतासा मिलेगा, ऐसे ही पा जाओगे। तो सिर्फ अकेले राहुल गांधी जी के कहने से नहीं होने वाला कुछ, उनके लीडर्स को वो भावनाएं रखनी पड़ेगी। इमरान मसूद जैसे नेताओं को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिला पंचायत के सदस्य का भी चुनाव आप नहीं जीत पाओगे बिना समाजवादी पार्टी के सहारनपुर में। ये बात मैं अहंकार में नहीं कह रहा हूं, तो आप लोग क्यों सुनते हैं? सिस्टमैटिक तरफ से देखिए, हमें देश के संविधान, देश के बड़े वर्ग, खासकर पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी, गरीब, किसान, नौजवान, युवा, उन सब की लड़ाई लड़नी। तो कहते नहीं है कि लड़ना है तो बर्दाश्त करना है, तो बर्दाश्त कर लेते हैं। हमारे नेता ने इतना अंदर अपने साहस रखा, अपनी इतनी एक स्पेस रखा कि हम उनकी बात को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। देखिए, मौजूदा जो सरकार है उसके पास कुछ भी अब बताने को नहीं रह गया। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पूरे देश की जनता जो सुन रही है उससे कहना चाहता हूँ, ये सब छक चुके हैं। छक से मतलब होता है, उत्तर प्रदेश का ये शब्द है, छकने से मतलब होता है कि ये यहाँ तक भर चुके हैं, इनका पेट भर गया है। काहे से? देश के आर्थिक तंत्र को खोखला करके इन्होंने अपना खूब माल भर लिया है। अब इन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। अब ये 10 साल से तो ये कहते हुए कौन नहीं थक रहा था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे, गृह मंत्री क्या कह रहे थे, अब हमारी सरकार में दंगा नहीं होता है। और अब वही दंगा हो रहा है जहां पे भाजपा की सरकार है। वो जानते हैं क्यों? छक चुके हैं। अब ये फिर उसी ढर्रे पे आना चाहते हैं जो इनकी पहचान है, जो इनको विरासत में मिला है कि हम दंगाई पार्टी हैं। वो वही करना चाहते हैं और हमको, आपको, सबको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बट के रहो, आप डर के रहो। मैं एक बात जानता हूं कि क्या एक जाति के लोग या एक वर्ग के लोग ताकतवर होंगे तो देश शक्तिशाली बनेगा? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। एक वर्ग या एक जाति के लोग इस देश में ताकतवर हो जाएंगे तो क्या ये देश ताकतवर बनेगा? जैसे हम उदाहरण अपने से ही लेते हैं, हमें यह बदनाम किया गया कि हमारी सरकार आती तो यादवों का बड़ा बोलबाला हो जाता है सरकारी नौकरियों में। हकीकत यह है कि ब्यूरोक्रेट्स उठा के देख लीजिए, यादवों की संख्या अभी भी बहुत कम है बनस्पत इस बात के कि उनकी संख्या कितनी है। इसीलिए हमारे आदरणीय नेताजी ने बात बार बार कही कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जाति जनगणना नहीं हुई। और अगर यादव ज्यादा पदों पे बैठ जाएं तो इस देश में, फिर गांव का शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, हाला डोला आने लगता है, जिसको आप भौगोलिक शब्द में कहेंगे भूकंप आने लगता है, साइंटिफिक शब्द में। तो क्या इस देश में ब्राह्मण कम्युनिटी का, क्षत्रिय कम्युनिटी का अगर व्यक्ति बड़ी तादाद में किसी पद पे बैठेगा तो परमिंदर जी क्या हाला डोला सिंहासन नहीं हिलेगा? क्या इस देश का क्या सिस्टम खराब नहीं होगा? क्या ये बात इस देश के तमाम सारे लोगों को सोचनी पड़ेगी। अगर ये बात नहीं सोची गई तो ये बात जान लीजिए नुकसान सबका होगा, सबका नुकसान होगा। मैं किसी वाद के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बैलेंस तो होना चाहिए। वो जमाने लद गए कि भैया फला कम्युनिटी पढ़ी लिखी तो वही आएगी आगे। अब सारे कम्युनिटी के लोग पढ़े लिखे, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे नेताजी बार बार कह रहे हैं कि भैया जाति जनगणना करा लो, बता लो कौन किस पे कितनी नौकरी है, कौन किस पे कितना सिस्टम है। 2027 में मिल रहा है टिकट आपको कि सिर्फ? मैं चुनावी रेस से बहुत दूर हूँ। मैं अपनी पार्टी को और अपने महान समाजवादी नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का शानदार मुख्यमंत्री के रूप में 2027 में देखना चाहता हूं। आपने तो बोल ही दिया कि आपके भगवान है वो। उससे बड़ा भी शब्द एक है,
वो महान समाजवादी नेता हैं। डिलीवर तो वही करेंगे, ईश्वर तो आएंगे नहीं। अब तो वो कहीं पे भाजपा वाले ईश्वर का अवतार कराएंगे, अभी तो नहीं हुआ, लेकिन मैं बड़ा कंट्रोडिक्शनल इस बात को कहता हूँ कि कभी कहते हैं कि विष्णु का अवतार हैं खुद मोदी जी, और अभी भी कह रहे हैं नहीं अभी कलयुग में एक और अवतार होगा, तो पता नहीं कितने अवतार कराएंगे, ये वो जाने। लेकिन वो देश के महान समाजवादी नेता हैं और रहेंगे भविष्य के कई दशकों तक। मनोज जी, हम रैपिड फायर 5 सवाल आपसे पूछेंगे 10 पूछिए। और एक ही देना है उत्तर। आप उसमें ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम दोनों को चुनेंगे। बिल्कुल। मेरा पहला ही सवाल है कि अखिलेश यादव जी या नेताजी? नेताजी। जी। राहुल गांधी या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी। नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह? राजनाथ सिंह। मायावती या ममता बनर्जी? बहन जी। निश्चय ही एक बहुत आज के आधुनिक युग में जो मीडिया तक सेंट्रलाइज थी चीज़ें, प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पूरी दुनिया ने साइंटिफिक तरीके से और एक नए नए इनोवेशन करके सोशल मीडिया बनाया। और सोशल मीडिया पे एक पार्ट है टॉक विद परमिंदर। तो निश्चित तौर पे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियोस देखें। और इस चैनल पे आपको निष्पक्ष पत्रकारिता झलकती नज़र आएगी। तीखे सवाल सबसे पूछे जाते हैं, यहाँ ना तो कोई अपना और ना कोई पराया। मुझे तो कोई इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझसे कौन। मैं एक बात ज़रूर अंत में कहूँगा, मुझे आज तक इस पूरे देश में ना तो कोई एंकर, ना कोई पत्रकार, ना कोई पॉडकास्ट करने वाला फंसा नहीं पाया। और मैं चाहता हूँ कि मुझसे बहुत तीखे सवाल पूछे जाए, जहाँ मैं फंस सकूँ, जहाँ मुझको लोग एम्ब्रेस करा सकें। लेकिन पता नहीं क्यों लोग डरते हैं। खैर, मुझे इंतज़ार रहेगा उस दिन का। बहुत शुक्रिया मनोज। धन्यवाद।